Assalamu alaikum students. Today we are going to revise next three question. So question number 3 is what is separate electorate. अच्छा, जिनके पास है न्यू बुक्स, ठीक है, तो उसमें तो ये डू यू नो में सेपरेट इलेक्टोरेट की डेफिनेशन है, पर मेरे पास क्योंकि ओल्ड बुक थी और इसमें कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है गिवन, लेकिन न्यू बुक्स में इसकी डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। अब तो इसका आंसर हम देखते हैं। अच्छा जी, इसका आंसर मैंने एक सेपरेट पेज पे लिखा है। सेपरेट इलेक्टोरेट, इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट. According to separate electorate in during British reign, Muslim, Hindu, Sikhs and Christians had to choose their representatives. Separate electorate कहते हैं कि ऐसे इलेक्शन यानी वो इलेक्शन जो किस बेस पे हो, रिलीजन की बेस पर, ठीक है, जिसमें नुमाइंदे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके रिलीजन की बेस पर डिसाइड हो, उसको बोलते हैं हम सेपरेट इलेक्टोरेट. तो अब सेपरेट इलेक्टोरेट के अकॉर्डिंग ये था कि जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था उसमें मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स एंड क्रिश्चियंस को ये अलाउ किया था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको अपने लास्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था 1919 के एक्ट का, उसमें जो लास्ट पॉइंट था जिसमें सिख कम्युनिटीज़ को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक है। अच्छा, जबकि 1909 के एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसका लास्ट पॉइंट था उसमें पहले मुसलमानों को दिया गया था, ठीक है, 1909 में, लेकिन फिर 1919 में सिख, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दे दिया गया था, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है कि आप जो है सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है, जो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते थे, मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, तो उनको ये राइट दिया गया कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग या ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन दे चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो वो इलेक्शन जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो, ठीक है, रिलीजन की बेस में हो, तो उसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट. अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे. हु प्रपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्लूड द नेटिव पीपल इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. तो इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो है सर सैयद अहमद ख़ान. तो आपने आंसर में हु को कट करके सर सैयद अहमद ख़ान लिखना है और बाकी एज इट इज़ आपने क्वेश्चन से नोट करना है. सर सैयद अहमद ख़ान प्रपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन टू इंक्लूड द नेटिव पीपल इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, इनका रोल काफ़ी जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने मुसलमानों को एक तरह से एक्टिव करने के लिए. तो ये था कि इनके इस प्रपोज़ल से पहले जो जितने रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी लॉज बनाए जाते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना लेते थे, ठीक है. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो तो यूरोपियंस थे, वहाँ से आए थे, वो वहाँ के रहने वाले लोगों के मसले मसाइल तो नहीं समझ सकते थे ना. तो इस चीज़ को सर सैयद अहमद ख़ान ने फ़ील किया, तो उन्होंने इस चीज़ का प्रपोज़ल पेश किया इस बात का कि जो नेटिव पीपल है, ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, क्योंकि वो तो उनको एज अ इंडियंस ट्रीट करते थे, ठीक है, कि ये एक अवाम है, लेकिन ये है कि जो वहाँ पे के रहने वाले जो उनके इंटरनल जो इश्यूज़ थे वो नहीं समझ सकते थे. तो इस चीज़ के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने ये प्रपोज़ल पेश किया था कि सब कॉन्टिनेंट के नेटिव पीपल को भी जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऐड किया जाए, उनको भी उसमें शामिल किया जाए, चाहे उनको ज़्यादा इख्तियारात ना दिए जाएं, लेकिन जब भी लॉज और कोई भी रूल्स और लॉज कोई बनाए जाएं तो वो भी उनको भी नेटिव पीपल को भी उन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऐड किया जाए, ठीक है. तो आंसर में आपने क्या करना है, सर सैयद अहमद ख़ान प्रपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्लूड द नेटिव पीपल इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5. विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज बिफोर ब्रिटिश रूल. अब ब्रिटिश रूल से पहले कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होती थी, पर्शियन लैंग्वेज यूज़ होती थी. तो विच की जगह आपने करना है पर्शियन और आगे एज इट इज़ पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज बिफोर ब्रिटिश रूल. तो ये थे हमारे रिमेनिंग 3 शॉर्ट क्वेश्चंस. अब हम आएंगे फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट पे, दैट इंक्लूड MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कॉलम मैचिंग. अच्छा, अब हम आते हैं MCQs की तरफ. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, हु वाज द लास्ट मुग़ल किंग. जो लास्ट मुग़ल किंग था वो था बहादुर शाह ज़फ़र, ठीक है. शाहजहाँ जो था ये आया था जहांगीर के बाद, ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब और औरंगज़ेब के बाद मोहम्मद शाह
और जो इसके बाद भी मोहम्मद शाह के बाद भी और भी जो मुग़ल एम्परर्स आए थे, लेकिन जो सबसे आखिरी बादशाह था वो बहादुर शाह ज़फ़र था, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, हु रोट द पम्फलेट कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। ये पम्फलेट जो था ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, इन विच सिटी डिड लॉर्ड कैनिंग रीड आउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। कौन से सिटी में प्रोक्लेमेशन होता है कोई भी ऐसा ऑर्डर जो सिटी के लिए आए, ठीक है, शहरों के लिए आए। अच्छा जी, तो क्वीन विक्टोरिया की तरफ से जो लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे प्रोक्लेमेशन, वो आया था, कौन सा शहर था, इलाहाबाद, ठीक है। फिर है, इन विच ईयर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आर अनाउंस्ड। तो मॉन्टेग्यू चैम्स रिफॉर्म कौन सी थी, 1919 में, ठीक है। जिसको मैंने आपको बताया था कि इंडियन एक्ट 1919 का दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, जो कौन से सन में आई थी, 1919 में। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेटमेंट, अंडर द इंडियन एक्ट 1909 हाउ मैनी मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। तो ये 1909 का एक्ट का फोर्थ पॉइंट है, जिसमें ये बताया गया है कि 5 मेंबर्स जो थे वो इसमें ऐड थे, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। तो फर्स्ट है, अंडर द इंडियन एक्ट ऑफ 1919 देयर वर 6 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, तो दैट इज़ ट्रू। मैंने आपको बताया था जैसे उसमें 6 मेंबर थे, जिसमें से 3 जो थे वो मस्ट इंडियंस होने चाहिए। तो अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 देयर वर 6 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, दैट इज़ ट्रू। फिर मुस्लिम हैड रूल्ड सब कॉन्टिनेंट इंडो पाक मोर देन 1000 ईयर, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। मुग़ल एम्परर, क्योंकि मुस्लिम एम्पायर थी तो मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में 1000 ईयर्स से ज़्यादा तकरीबन हुकूमत की थी, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फाउट इन 1947, दैट इज़ रॉन्ग। 1947 जो है वो जिसमें पाकिस्तान बना था, तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, 1857 में, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकले हैड रिप्लेस्ड पर्शियन लैंग्वेज विद संस्कृत। ये भी गलत है। जब लॉर्ड मैकले यानी ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस किया था इंग्लिश से, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद 5 है, द ब्रिटिश हैड इशूड द कॉलोनियल इकनॉमिक पॉलिसी, दैट इज़ ट्रू। ब्रिटिश ने ही कॉलोनियल इकनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, इशू की थी, जिसको हम ये एक बाकायदा हम क्वेश्चन का आंसर भी रीड कर चुके हैं। अब आते हैं हम फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ। चार्ल्स वुड हैड प्रेजेंटेड हिज एजुकेशनल प्लान इन 1854 विच वाज नोन एज वुड डिस्पैच। फिर सेकेंड है, अंडर इंडियन एक्ट ऑफ 1919 सिख कम्युनिटी वॉज ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। 1919 का एक्ट का लास्ट पॉइंट था जिसमें सिख कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट कंसिडर किया था, ठीक है, यानी उनको ग्रांटेड यानी उनको एक इस चीज़ का राइट दिया गया था। फिर है थर्ड, द मुग़ल एम्परर डैश अवॉर्डेड मैनी कंसेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो जिन्होंने मुग़ल एम्परर में से जो थे जहांगीर और शाहजहाँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंसेशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। लेकिन क्योंकि बात कंसेशन की हो रही है तो अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पे आंसर जो है वो शाहजहाँ आएगा, बट जहांगीर एंड शाहजहाँ दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, इसके बाद है 4, अंडर इंडियन एक्ट ऑफ 1919 द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज कंपोज्ड ऑफ डैश हाउसेस। तो 1919 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको फर्दर थोड़ा सा और कह लो उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके 2 हाउसेस बनाए थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। फिर 5 है, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 डैश बिकेम रूलर ऑफ द होल सब कॉन्टिनेंट। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश जो थे वो एज अ रूलर सब कॉन्टिनेंट में सामने आए थे। अब है कॉलम मैचिंग। इंडियन एक्ट 1909 इसका दूसरा नाम जो है वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। फिर है इंडियन एक्ट 1919 उसका क्या दूसरा नाम था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। जो करेक्ट करके हमने उसको कॉलम सी में लिखना है।
फिर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। यहाँ पे ये जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हैं तो ये आप ठीक कर लीजिएगा, VICEROY, ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ GPO एट लाहौर। तो GPO कब बना था, कब उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1887 में। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। तो ये थे हमारे शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव पार्ट के आंसर्स जो मैंने आपको जो जिनके नहीं थे उनको भी क्लियर कर दिया। सो होपफुली आपको सब की समझ आ गई होगी। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।